हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली हम लोग ये देखते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करते हैं। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है और वो कंसिडरेशन अगर लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। मीन्स गिव एंड टेक पार्टीज के बीच में होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये बेसिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसेंशियल्स में भी पढ़ चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं, कंसिडरेशन की मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि कुछ आपके एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन। तो ये पहले इंपॉर्टेंट बात ये जाननी जरूरी है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पे कंसिडरेशन तो नहीं है फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपवाद, जहां पे एक्सेप्शंस माना जाता है। तो वो कुछ ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो अलग अलग सेक्शंस में दिए हुए हैं। पहला आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में आता है सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 में। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है क्या? दो पार्टीज के बीच में अगर नियरनेस है, मतलब नियर रिलेशंस में आते हैं। नियर रिलेशन बोला है, ब्लड रिलेशन की बात नहीं गई है। तो नियर रिलेशन में अगर वो आते हैं तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण आप उन्हें कोई चीज दे रहे, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो कुछ कंडीशंस हैं। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप याद रखिएगा। पहली बात, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और पार्टीज के बीच में नियर रिलेशन होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और हम राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन करके कोई भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो वो माना जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और वहां पे कंसिडरेशन तो नहीं है फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर दूसरी पार्टी बाद में मुकर जाती है तो वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस है राजलखी दबी वर्सेस भूतनाथ। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम बड़ा खतरनाक है, भूतनाथ नाम। खैर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अलग रहने के लिए, हमेशा लड़ाई होती थी, सर फोड़ के रहते थे। तो ये हुआ कि भाई आप ना अलग अलग रहो और अलग रहने के लिए हम आपको मेंटेनेंस देंगे, ऐसा हस्बैंड ने प्रॉमिस किया और वाइफ अलग रहने लगी। ठीक थोड़े दिनों बाद उन्होंने मेंटेनेंस बंद कर दी तो वाइफ ने केस कर दिया कि ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में आना चाहिए, भले इनको इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन ये मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में ये इसलिए नहीं आएगा कि बाकी तीनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करें। मतलब राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, पार्टीज के बीच में नियर रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नियर रिलेशन होता है, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। अगर आप सर फोड़ के अलग रह रहे हो और मेंटेनेंस की बात कर रहे हो तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहाँ हुआ? तो ये एक ग्राउंड मिसिंग है जिसके कारण कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी कंडीशन है, आपने अगर किसी के लिए वॉलंटरी सर्विस दी, कैसा ये वॉलंटरी सर्विस क्या है? बहुत सीधी सी बात है, किसी को अगर स्विमिंग नहीं आती है, वो बेचारा डूब रहा है, आपने उसकी हेल्प कर दी, उसकी जान बचाई, बाद में उसने खुश होके आपसे प्रॉमिस किया कि हम आपको कुछ इनाम देंगे। तो ऐसे केस में कंसिडरेशन तो नहीं है, मतलब उसके बदले में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी ये वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का पर्स पड़ा हुआ मिलता है, वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है और आप उसे रिटर्न कर देते हैं ढूंढ के, वो खुश होकर आपको कुछ प्रॉमिस करता है कि हम आपको 1000 देंगे, तो ये आपकी कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड में आता है। वॉलेंटरली पास्ट में आपने उसके लिए कुछ किया और उसने आपको प्रॉमिस किया। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। थर्ड है टाइम बार डेब्ट सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 में। टाइम बार डेब्ट का मतलब बहुत सीधी सी बात है, अगर ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर आता है, मान लीजिए कि आपने मेरे से 10,000 रुपए लिए, ठीक है, उधार के तौर पे, और बोला कि 6 महीने में वापस कर देंगे। अब आप अगर वापस नहीं कर रहे हो,
6 मंथ में, और फिर आप एक प्रॉमिस लिख के दे रहे हो कि हम नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 2 मंथ में इस डेट को क्लियर कर देंगे, तो ये क्या है, ये टाइम बार डेब्ट हो गया। और यहाँ पे अगर आप इस तरीके की प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये वैलिड आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन ना होते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। तो कंप्लीटेड गिफ्ट में केस में क्या होता है, गिफ्ट के केस में एक होता है डोनर और एक होता है डोनी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नियर रिलेशन हो, ऐसा कुछ हो, कुछ भी नहीं। अगर डोनर और डोनी है और वो उनको गिफ्ट देने के लिए कुछ कर रहा है, स्पेशली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर, और वहां पे अगर बाद में वो मुकर जाते हैं तो वो केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इनको दिया प्रॉपर्टी गिफ्ट में और मेरे को कंसिडरेशन में तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि जनरली सेल एंड परचेज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं तो आपको कंसिडरेशन में पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट के केस में हम ऐसा थोड़ी ना करते कि हमें कंसिडरेशन में कुछ चाहिए, तो आप तो गिफ्ट उसको दे रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, आप किसी और को भी दे सकते हैं। ऐसे केस में अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगली पार्टी ये नहीं कह सकती कि आप कंसिडरेशन नहीं है इसलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा। बाद में आपकी नीयत बदल गई, आपने ऐसा बोल दिया, ठीक। फिर एजेंसी का केस होता है। तो एजेंसी में आपको पता होगा सेक्शन 185 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो भी काम कर रहा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी माना जाएगा, और वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि गिव एंड टेक हो, कि आप उसके लिए कोई कमीशन वगैरह चार्ज कर रहे हो, ठीक। लेकिन जिम्मेदारी पूरी पूरी प्रिंसिपल की होती है, जो भी एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ काम किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक। थर्ड है सॉरी 6 है गारंटी। गारंटी की केस में सेक्शन 127 आप क्लियर कट बताता है कि गारंटी की केस में कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्लियर, मान लीजिए उस पे 5 इयर्स की आपको गारंटी दे रहे हैं, और उसमें ये प्रॉमिस होता है कि अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो या तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, रिफंड करेंगे, रिपेयर करेंगे, कुछ भी ऐसी लिख के एक गारंटी कार्ड बना के देती है कंपनी। और अगर ऐसा होता है तो वो परफेक्टली उस प्रोडक्ट को रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर आपको रिफंड करेंगे। तो ऐसे केस में जो गारंटी दे रही है कंपनी, और उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और प्रोडक्ट को रिप्लेस, रिफंड या रिपेयर किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो ये भी आपके नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में आता है। लास्ट पॉइंट है आपका रेमिशन सेक्शन 63 में, जो कि आपका ये बताता है कि मान लीजिए जैसे कि आपने मेरे को 10,000 रुपीज देने हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद जब देने की बारी आती है आपने बोला कि नहीं 10,000 तो नहीं है, मेरे पास 7-8,000 है, वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने 7,000 दे दिए, बाकी 3,000 वेव ऑफ कर दिया, क्या ठीक है। तो जो मेरे को चाहिए था उससे कम में मैंने सेटलमेंट कर दिया, रेमिशन, ये आपका केस होता है। तो ये 6-7 आपके पॉइंट्स हैं जहां पे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस में आता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, और बाकी इस बोर्ड का फोटो भी क्लिक करके साथ में पेस्ट कर देंगे, आप देखिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।